जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 का टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो हमारे पास बिल्ट इन रूल्स ठीक है अवेलेबल हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा के ट्रेंड्स को विजुअलाइज करने के लिए डाटा बार्स, कलर स्केलिंग के रूल्स और आइकॉन सेट्स के रूल अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्दर मैंने बताया था कि अगर अपनी मर्ज़ी का कोई रूल बनाना हो, जैसे टेक्स्ट कंटेंट्स का रूल है लेकिन नॉट कंटेनिंग का रूल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे रूल्स हम न्यू में जाके बनाते हैं। और लास्ट में मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि अगर कोई ऐसा रूल जो बिल्ट इन रूल्स में अवेलेबल नहीं है और न्यू में जाके इन ऊपर वाली 5 कैटेगरीज़ में भी वो रूल आपको नहीं मिलता, जैसे इज़, ऑड और इज़ इवन का कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डाटा के अंदर ऑड और इवन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना हो, कंडीशन लगानी हो ऑड की या इवन की या दोनों की, तो हमें फिर ये लास्ट जो कैटेगरी है 6 नंबर पे, इसमें जाके हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कंडीशन के तौर पे और नीचे फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको आपने एज अ असाइनमेंट लेना है और ऑनलाइन वाले भी और फिज़िकल वाले भी, और आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करके इस असाइनमेंट को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल जो एग्रीगेट रिपोर्ट होगी उसमें ये ग्रेड्स, ये मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज कम होगी लेकिन मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे होगा जी। मिसाल के तौर पर हमें कुछ डाटा चाहिए, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इक्वल टू रैंड बिटवीन से हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं। 5,500 कर लिया जी और कंट्रोल एंटर कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई और यही पूरा एरिया सिलेक्टेड है, पूरा रीजन, रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, और हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू में लास्ट वाली कैटेगरी सिलेक्ट की, इसमें हमने फार्मूला लिखना है इक्वल टू IS इज़ ऑड। ठीक है, फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, बना बनाया एक्सेल में होता है ये, इक्वल टू इज़ ऑड, कि क्या वैल्यू ऑड है किसकी, रेंज का सिर्फ पहला सेल बताना है। ठीक है जी, तो B2 पहला सेल है रेंज का, जो हमने अभी रेंज सेलेक्ट की हुई है ना, रेंज ऑफ सेल्स रीजन, वो उसका B2 पहला सेल है। ठीक है, आपने क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना, उससे क्या होगा, आपका जो रेफरेंस है B2 का ये लॉक हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं करना, आपने मैनुअली लिख लें B2। ठीक है, ये सिलेक्ट करके भी उससे डॉलर के सिंबल हटा देने आपने। अच्छा जी, अब कंडीशन के तौर पे फार्मूला लग गया इज़ ऑड। अब कंडीशन क्या चेक होगी, जैसे ग्रेटर देन लेस देन चेक होता था, ऐसे ही अब इज़ ऑड चेक होगा कि वैल्यू ऑड है या नहीं सेल के अंदर। और जहाँ पे भी ऑड वैल्यू मिले उसको हाईलाइट कर देना है, किस फॉर्मेट से, किस कलर से, फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिल में गए और सिंपली हमने कहा जी ये वाला ऑरेंज कलर जो है ना ये अप्लाई कर देना है। तो ये कंडीशन बन गई, ये फॉर्मेटिंग बन गई और ये रूल कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, एरिया सिलेक्टेड है, उसका B2 सेल पहला रेंज का फर्स्ट लेफ्ट अपर सेल सिलेक्टेड है, मतलब फार्मूला में हमने दिया हुआ है, और इसके बाद हमने सिंपली ओके कर देना है। तो अब देखें डाटा के अंदर जितनी भी ऑड वैल्यूज़ हैं वो सारी हाईलाइट हो गई हैं, और अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करवा दें तो जो जो वैल्यू ऑड होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, कंडीशन जहाँ जहाँ मैच होगी वो सेल हाईलाइट होगा और उस फॉर्मेटिंग से हाईलाइट होगा जो हमने अप्लाई की है। ठीक है जी, तो मतलब आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, समझना है ये डायलॉग बॉक्स क्या है, और इसमें मैनेज रूल में ये रूल क्या होता है। इस तरह के और रूल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, रूल को डिलीट करना, एडिट करना, न्यू रूल और बनाना। ठीक है, और फिर ऊपर देखें करंट सिलेक्शन का मतलब है जो सिलेक्टेड सेल्स हैं, और दिस वर्कशीट का मतलब है कि इस पूरी वर्कशीट का। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स सिर्फ एक्टिव शीट के नज़र आते हैं, दूसरी शीट के नहीं आएंगे। दूसरी को जाके एक्टिव करेंगे और फिर जाएंगे रूल्स में तो फिर दूसरी शीट के नज़र आएंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ एक ऑप्शन है स्टॉप इफ़ ट्रू की, ये होती है कि अगर हमने किसी डाटा के ऊपर 2-3 रूल लगा दिए हैं डिफरेंट,
और उसमें से किसी भी रूल को हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि वो पहले अप्लाई हो, बाकी वाले बाद में हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं जी, स्टॉप इफ़ ट्रू कर देते हैं। हमने कहा जी पहला जो रूल है वो जब ट्रू हो जाए तो वहीं पे रोक दो, फिर दूसरा रूल अप्लाई ना करो, ठीक है। एक ही रेंज के ऊपर हमने 2-3 रूल लगा दिए अगर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अदर फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग और शीट के अंदर डिफरेंट नेविगेशन वगैरह की ऑप्शंस आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। चैप्टर 5 का ये आखिरी टॉपिक है और इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद जो है आपका टेस्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 कंप्लीट तो टेस्ट 5 आपको इसी वीक में अवेलेबल हो जाएगा। वो संडे नाइट तक आपने कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है जी। तो इसमें देखें जी, सबसे पहला टॉपिक अदर फॉर्मेटिंग टूल्स और उसके अंदर ग्रिड लाइन की ऑप्शन है जी। ग्रिड लाइंस ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, ठीक है, एक एक स्टेप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, ठीक है। बैकग्राउंड, सेल का बैकग्राउंड कलर या उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू का कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर या बैकग्राउंड फिल कलर, ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपने इनको माइंड में रखना है। हमने पढ़ा था पेज लेआउट की टैब के अंदर, मैंने आपको बताया था कि ग्रिड लाइन और हेडिंग्स के चेक लगे होते हैं और ये चेक क्या करते हैं, एक तो आपको लाइव इंटरफेस के ऊपर एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर जो ग्रिड लाइंस और कॉलम्स और रोज़ की हेडिंग्स नज़र आ रही होती हैं वो इन चेक्स की वजह से होती हैं, ठीक है। पेज लेआउट की टैब के अंदर शीट ऑप्शंस का ग्रुप है रिबन के अंदर और इस ग्रुप के अंदर ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स, ये देखिए ना शीट के अंदर ये ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। ये जो ग्रे कलर की डिम सी फेड लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये सिर्फ इंटरफेस पे लाइव नज़र आती हैं लेकिन प्रिंट में नहीं आती, ठीक है। और अगर इनको प्रिंट भी करना हो ग्रिड लाइंस को तो फिर प्रिंट का चेक भी लगाना पड़ता है, ठीक है। व्यू लाइव इंटरफेस पे नज़र आए या नहीं, ये व्यू के चेक से होता है, ठीक है। और हेडिंग्स, कॉलम्स रोज़ की हेडिंग्स, ठीक है, ये भी देखिए इंटरफेस पे नज़र आ रही थी, चेक हटाया तो नहीं आ रही, फिर चेक लगाया फिर नज़र आ गई। अब इन हेडिंग्स को अगर प्रिंट भी करना हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग में नहीं आती, कंट्रोल पी करते हैं जी। प्रिंटिंग में देखेंगे तो वो सेल खाली प्रिंट हो रहे हैं, कोई ग्रिड लाइंस या कोई कॉलम्स रोज़ की हेडिंग्स प्रिंटिंग में नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन लाइव प्रीव्यू पे हम अगर आएँ, लाइव व्यू में, नॉर्मल व्यू में, तो यहाँ पे देखें आपको हेडिंग्स भी नज़र आ रही हैं और ग्रिड लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो ये जो नज़र आ रही हैं ये ऊपर वाले व्यू के चेक लगे हुए हैं और अगर हम प्रिंट के भी दोनों चेक लगा दें और अब कंट्रोल पी करके देखें तो अब देखें जी आपके डाटा के ऊपर कॉलम्स रोज़ की हेडिंग्स भी प्रिंट हो रही हैं और ग्रिड लाइंस भी प्रिंट हो रही हैं। लेकिन गौर से देखें कि ग्रिड लाइंस जो है ना ये डॉटेड लाइंस की फॉर्म में है, ये प्रॉपर जैसे बॉर्डर की सॉलिड लाइन होती है ना उस तरह से नहीं है, डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस का ये फ़र्क है। इसलिए अगर आप डाटा के ऊपर प्रॉपर प्रिंटिंग करना चाहते हैं बॉर्डर्स की तो फिर आप ये चेक हटा दें और आप प्रॉपर जाके होम टैब से क्या करेंगे, बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके इसको प्रॉपर अपने डाटा को बॉर्डर लगाएं और अब कंट्रोल पी करके देखें आपके डाटा के प्रॉपर सॉलिड लाइन में बॉर्डर जो है वो प्रिंटिंग में भी आएंगे, ठीक हो गया जी। तो इस तरह की ऑप्शंस को हमने जो है इसमें डिस्कस करना है। अब फर्दर देखिएगा जी, हमारे पास ऑप्शन है कि रोज़ और कॉलम्स की हाइट और विड्थ, ठीक है। जब हम एक्सेल में कोई काम करते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें जो डाटा होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं उनका साइज़ कम ज़्यादा हमें करना पड़ सकता है, वैल्यू का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, लेंथ उसकी वैल्यू की, ठीक है। कोई वैल्यू बड़ी है कोई छोटी है तो हमें कॉलम्स की विड्थ और रो की हाइट को उस हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स की हाइट विड्थ क्या है, हम नई शीट बना लेते हैं और अब ये देखें जो नई शीट है शीट 2 के नाम से, इस शीट में देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग होती है उसमें क्या है जी कि कॉलम की और सारे कॉलम्स की एक जितनी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट है विड्थ,
और रो की हाइट, ठीक है। कॉलम की विड्थ होती है और रो की हाइट होती है, ठीक है। तो ये सेल में भी यही है कि सेल की हाइट या सेल की विड्थ, और वो डिपेंड कर रही होती है कॉलम पे या रो पे। मतलब सेल B3 है ना एक्टिव, तो B3 जो सेल है ये अपने कॉलम के साथ और अपनी रो के साथ लिंक्ड है। तो अगर हाइट बढ़ाएंगे तो पूरी रो की बढ़ेगी, अकेले सेल की नहीं। और इसी तरह अगर विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ इस सेल की नहीं बढ़ेगी, फिर पूरे बी कॉलम की बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या है जी कि मिसाल के तौर पर बी कॉलम में हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। हमने लिखा जी क्रीसेंट कॉलेज और एंटर कर दिया। अब देखें जो B1 सेल में मैंने वैल्यू लिखी है, टेक्स्ट वैल्यू क्रीसेंट कॉलेज, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है। अब एक्चुअल में देखें, अगर मैं B1 सेल को सिलेक्ट करूं, B1 सेल को, तो ये वैल्यू ऊपर फॉर्मूला बार में देखें वैल्यू शो हो रही है B1 सेल में। लेकिन जैसे ही मैं C1 सेल पे मूव करूं, C1 सेल एक्टिव किया है, फॉर्मूला बार में कुछ नज़र आ रहा है? नहीं। तो मतलब एक्चुअल में ये पूरी की पूरी टेक्स्ट की जो लाइन है क्रीसेंट कॉलेज, 2 वर्ड्स, ये B1 सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, C1 में नहीं। लेकिन अगर आप इसकी विजिबिलिटी को देखें तो वो C1 के ऊपर भी नज़र आ रही है। अब ये इसलिए है, ओवरफ्लो होगी वैल्यूज़, क्योंकि C1 सेल खाली था, ब्लैंक था, इसमें कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर C1 सेल को मैं एक्टिव करूँ और इसमें 1 0 लिख दूँ, अब क्या हुआ, C1 सेल की अपनी वैल्यू आ गई और इस वजह से B1 की जो वैल्यू थी वो अब कट गई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, बी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर होम टैब में रहते हुए फॉर्मेट सेल्स में जाएं और सेल्स के ग्रुप में जाएं, तो फॉर्मेट का जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करें। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, इसमें सेल साइज में देखें रो की हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफॉल्ट विड्थ, 5 ऑप्शंस आ रही हैं। अब इसमें देखें बी कॉलम की हमने विड्थ बढ़ानी है। अगर बी कॉलम हमारा एक्टिव है या इसका सेल एक्टिव है, फॉर्मेट में जाएं और कॉलम विड्थ की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कॉलम विड्थ, एक्टिव सेल जिस कॉलम में है, कॉलम विड्थ पे जाके क्लिक किया तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया कॉलम विड्थ का, और इसमें लिखा हुआ है कि जी इस टाइम जो कॉलम बी की विड्थ है ना वो है 8.43। तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है किसी सेल की या पूरे कॉलम की, ठीक है। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब फर्दर आप इसको मतलब, पहले तो ये पेपर होता था तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन आते थे जी डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी है, ठीक है। तो मिनिमम 0 हो जाती है, जैसे कॉलम हाइड जब हम करते हैं ना तो विड्थ 0 हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। कॉलम को हाइड करना ना बी कॉलम को, तो उसकी विड्थ को 0 कर दें। और एक्चुअल में जो हम ये ई कॉलम सेलेक्ट किया और इसको जाके हाइड कर दिया, इसके रिजल्ट में भी वही हुआ है कि कॉलम की विड्थ को उसने 0 कर दिया, ठीक है। तो बी कॉलम इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ, बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कॉलम में विड्थ जो होती है वो 8.43 होती है, ठीक है। मिनिमम आप इसको 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स, 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स, ठीक हो गया जी। ये कॉलम की डिफ़ॉल्ट और मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ की बात होगी, ठीक है। अब आपको अगर पता है कि बी कॉलम की विड्थ मैं कितनी बढ़ाऊंगा तो वो मेरी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है जो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही वो विजिबल हो जाएगी, सामने आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर शो हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको नहीं पता कि पॉइंट्स में मैं वैल्यू कितनी बताऊं कि विड्थ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से हो जाए, फिर आप क्या करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जब आपको पता ना हो कि बी पूरे बी कॉलम में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और पॉइंट्स में आपको नहीं आइडिया कि मैं कितनी विड्थ बढ़ाऊं कॉलम की, तो फिर आप सिंपली जाके क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा बी कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और आपके कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली उस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेट कर देगा, ठीक है।
जैसे देखें ना, ये बी कॉलम था, इसमें एक वैल्यू थी क्रीसेंट कॉलेज, एक वैल्यू थी 1 2 3, एक थी 5000, ठीक है, एक थी 50,000। तो अब ये देखें सारी वैल्यूज हैं बी कॉलम में। और फिर देखें आखिरी सेल में मैंने 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन जब कॉलम की विड्थ कम है तो वो हैश की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। हैश एक्चुअली एक्सेल में नंबर को शो करवाता है, नंबर्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। तो कॉलम की विड्थ चूंकि पूरी नहीं है तो इसलिए वो न्यूमेरिक वैल्यू हैश की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। तो कभी भी कोई वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू हैश की फॉर्म में नज़र आ रही हो तो मतलब कॉलम की विड्थ कम है। तो अब देखें कॉलम बी को सिलेक्ट किया और ऑटो फिट आप इधर से भी कर सकते हैं और आप बी कॉलम के राइट एज के ऊपर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आप देखें जो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई है वो उस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हुई है। और बड़ी वैल्यू कौन सी थी? क्रीसेंट कॉलेज, ठीक है। अगर लेंथ में, साइज में इससे भी बड़ी वैल्यू होती तो ऑटो फिट बिहेवियर क्या करता, उसके हिसाब से उसको सेट कर देता, ठीक है जी। तो कॉलम को, रो को, उसकी हाइट को बढ़ाना। अब देखें अगर किसी रो में मैंने एक वैल्यू लिखी ABC, कैपिटल में लिख लेते हैं, ठीक है, ABC, और अब देखें ABC को मैंने बोल्ड भी कर दिया और इसका फॉन्ट साइज जाके मैंने बढ़ा के 22 कर दिया, ठीक है। और अब ये देखें ABC और इसका साइज है 22 पॉइंट्स, लेकिन रो की हाइट उतनी नहीं है, ठीक है। तो एक ही रो के अंदर आपके पास डिफरेंट फॉन्ट साइज में वैल्यूज हो सकती हैं एक ही रो में, जैसे एक ही कॉलम में डिफरेंट लेंथ की वैल्यूज थी आपके पास। तो इस तरह रो की हाइट को आप वही फॉर्मेट में जाके रो हाइट से भी कर सकते हैं मैनुअली, और ऑटो फिट रो हाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अब यहाँ पे देखें दूसरे सेल में हम क्या करते हैं, ABC सिंपल लिख देते हैं, 11 पॉइंट साइज है इसका, और ये वाला जो बोल्ड में है इसका 22 है, 22 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स, डबल है मतलब, ठीक है। तो अब अगर हम ऑटो फिट करेंगे रो नंबर 7 की हाइट को, तो रो की हाइट के नीचे क्लिक करना है आपने और कॉलम के राइट एज के ऊपर क्लिक करना है, या फिर इधर से जाके आपने ऑटो फिट रो हाइट कर देना। तो आप देखें रो हाइट किस हिसाब से एडजस्ट हुई है, जो फॉन्ट साइज में सबसे बड़ी साइज की वैल्यू है, ठीक हो गया। जो छोटे साइज में थी 11 पॉइंट्स पे वैल्यू, उसके हिसाब से नहीं, जो 22 पॉइंट्स में थी वैल्यू, ठीक है, फॉन्ट साइज 22 पॉइंट्स, उसके हिसाब से ऑटो फिट बिहेवियर ने काम किया है, ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से है जी, कॉलम बी को अगर सिलेक्ट करके हाइड करना है तो आप राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी करें, कंट्रोल 0 से भी आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ना, ई कॉलम में मेरा एक्टिव सेल है और मैंने कीबोर्ड से जाके कंट्रोल 0 कर दिया, वो पूरा कॉलम हाइड हो गया, ठीक है। वापस अनहाइड करना हो, किसी भी हिडन कॉलम को, रो को अनहाइड करना हो तो उसका आपकी सिलेक्शन में होना ज़रूरी है। अब देखें ना, मेरा अगर एक्टिव सेल है H कॉलम में और एक्चुअल में जो रो कॉलम हाइड हुआ था D के बाद ई कॉलम को अनहाइड करना है, तो अभी वो मेरी सिलेक्शन में नहीं है। जब तक वो कॉलम किसी तरीके से मेरी सिलेक्शन में नहीं आएगा, एक्टिव नहीं होगा उसका कोई एक सेल या पूरा कॉलम, तो मैं उसके ऊपर अनहाइड की कमांड नहीं दे सकता, ठीक है। इफेक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट किस पे करेगी? H कॉलम पे करेगी जहाँ पे एक्टिव सेल है, ठीक है। तो अनहाइड करने का तरीका क्या होता है जी, एक के आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट ऑल बटन है, पूरी शीट को सिलेक्ट करें और अनहाइड रो अनहाइड कॉलम करें, सारी रोज सारे कॉलम पूरी शीट में अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके। और दूसरा तरीका क्या है जी, डी कॉलम और कंट्रोल के साथ F कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ, ठीक है, डी कॉलम और F कॉलम शिफ्ट के साथ। तो अब देखें D से लेकर F तक सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो दरमियान में वो ई कॉलम भी आ जाएगा जो हाइड है। और अब आप फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के अंदर जितने भी कॉलम्स हाइड होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से डी कॉलम के ऊपर हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहां से भी अनहाइड की कमांड दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रो को आप सिलेक्ट करें, इसको हाइड अनहाइड करना है, आप यहां से हाइड अनहाइड से भी जाके कर सकते हैं। और आप रो नंबर 7 के ऊपर जाके, ये जो राइट क्लिक करने से मेन्यू ओपन हुआ है,
इससे भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट की कंट्रोल 9, ठीक है। रो पूरी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 9 किया, रो हाइड हो गई, कंट्रोल शिफ्ट और फिर वही 9 वाला बटन, लेकिन अब चूंकि शिफ्ट के साथ यूज होगा तो अब 9 नहीं, अब ओपनिंग ब्रैकेट यूज होगी, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल 9 से रो हाइड हो गई, कंट्रोल शिफ्ट और फिर वही 9 वाला बटन, लेकिन शॉर्टकट की में अब 9 नहीं आएगा अनहाइड में, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट आएगी। तो ये मतलब क्या है जी, एक्सेल में क्विकली काम करने के लिए शॉर्टकट कीज प्रोफेशनल यूज करते हैं, ठीक है। वो बार बार ऑप्शंस में जाके क्लिक नहीं करते, ठीक है। बार बार माउस को आपको करना पड़ता है, उसको ऑपरेट, और फिर आप काम करते हैं, ठीक है। तो समटाइम हम शीट में काम कर रहे होते हैं कीबोर्ड के थ्रू क्विकली, जैसे लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम शॉर्टकट कीज़ पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स को, रोज को हाइड अनहाइड करना, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, रो की हाइट कितनी होती है, कॉलम की हाइट विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है, ऑटो फिट बिहेवियर क्या करता है, ठीक है। और इसी तरह से कॉलम, आप किसी भी नई शीट में जाएं, शीट नंबर 3 मैंने बनाई और मैं चाहता हूं कि जी शीट नंबर 3 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट कॉलम, सारे कॉलम्स की विड्थ, काम करने से पहले अगर मुझे पता है कि मैं शीट नंबर 3 में जो काम करने जा रहा हूं उसमें मुझे कॉलम की मिनिमम जो विड्थ है ना वो 20 पॉइंट्स चाहिए, 20 करेक्टर्स होंगे तकरीबन एक सेल के अंदर, तो मैंने 20 करेक्टर्स विड्थ, ठीक है, इसमें सेट कर दी, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि कॉलम की विड्थ करेक्टर्स में होती है और रो की हाइट पॉइंट्स में होती है, ठीक है, समझ आ गई है ना। देखिए कॉलम की जो विड्थ हम बढ़ाते हैं वो वैल्यू की लेंथ के हिसाब से होती है, वैल्यू के फॉन्ट साइज के हिसाब से नहीं होती कॉलम की विड्थ, जबकि रो की हाइट वैल्यू के पॉइंट्स में साइज के हिसाब से होती है कि वैल्यू पॉइंट्स में कितने साइज में है, 22 पॉइंट्स में थी, ठीक है। तो ये चीज़ों का फ़र्क आपने नोट करके रखना है, ठीक है। तो 20 करेक्टर्स हमने डिफ़ॉल्ट विड्थ कर दी इस शीट नंबर 3 में और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब देखें बगैर सिलेक्ट किए शीट नंबर 3 के सारे कॉलम्स की डिफ़ॉल्ट विड्थ 20 करेक्टर हो गई है और अब आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ की। एक है कि आप मैनुअली पॉइंट्स में बता दें, एक है कि आप ऑटो फिट करवा लें, और एक है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही या बाद में भी आप डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेंज कर दें, ठीक हो गया जी। तो ये ऑप्शंस को आपने माइंड में रखना है जी, ये क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। फर्दर देखिएगा जी, हमारे पास अच्छा जी एक ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर बैकग्राउंड की। सम टाइम एक्सेल में काम करते हुए आपने बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर, कोई वॉलपेपर, कोई लोगो, कोई इस तरह की चीज़ सेल्स के बैकग्राउंड पे लगानी होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास जैसे शीट 1 पे आ जाते हैं, ये डाटा है, डाटा के बैकग्राउंड पे मैंने कोई पिक्चर लगानी है, पेज लेआउट में आऊँगा और बैकग्राउंड में आऊँगा, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ठीक है। आप नेट से भी उठा सकते हैं और फ्रॉम फाइल करके अगर कंप्यूटर में आपके पास पड़ी है पिक्चर तो आप ब्राउज़ करेंगे, ठीक है। पिक्चर लाइब्रेरी में जाएंगे, कोई पिक्चर पड़ी है तो आप उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें, ठीक है। वो पीछे देखें बाइक आ गई, ठीक है। तो अब देखें आपके सेल, आपकी शीट वही है लेकिन बैकग्राउंड पे एक पिक्चर ऐड हो गई है। अब कंट्रोल पी करके देखें तो ये जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर होती है ना, ये प्रिंटिंग में नहीं आती, ठीक है। आप जो इंसर्ट से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट की टैब में जाके यहां से जो पिक्चर ऐड करेंगे ना वो शीट के ऊपर होगी, ये तो बैकग्राउंड में है ना, तो वो अगर आपने फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई लोगो वगैरह है वो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट से जाके पिक्चर इंसर्ट करेंगे लोगो वाली और फिर वो प्रिंटिंग में आएगी। लेकिन ये जो पेज लेआउट की टैब से बैकग्राउंड में होती है ना पिक्चर, ये सिर्फ आपको लाइव प्रीव्यू में नजर आती है, ठीक है, आपको खुश करने के लिए काम करते हुए, ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बैकएंड पे अपनी कोई सेल्फी लगा लें, ठीक है, या बाइक की, गाड़ी की पिक्चर, जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो डिलीट बैकग्राउंड किया जी, बैकग्राउंड से वो पिक्चर गायब हो गई। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है जी। इसके अलावा रिव्यू की टैब में, नहीं व्यू की टैब में, अच्छा जी व्यू की टैब में हम देखेंगे जी
एक है ऑप्शन फ्रीज पेन की, एक है पैनल्स को स्प्लिट करने की, एक है पैनल्स को फ्रीज करने की, एक है पैनल्स को स्प्लिट करने की, और एक ऑप्शन होती है कस्टम व्यूज़ की। ये भी हम आज ही इसी लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़रा गौर से देखिएगा। इससे पहले देखिए होम टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है सेल्स को मर्ज करने की, ठीक है। समटाइम देखिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमने देखिए ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ना ये 4 जो कॉलम है, ऊपर वाले 4 सेल, इसके ऊपर हमने कोई हेडिंग देनी है। अब देखिए हेडिंग अगर हम लिखेंगे B1 सेल में तो भी वो B1 में रहेगी, प्रॉपर सेंट्रल लाइन नहीं होगी। C1 में या D1 या E1 में लिखेंगे तो ये प्रॉपर काम नहीं है। नीचे हमारा टेबल बना हुआ है और हम कॉलम की विड्थ को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ऊपर हमने पूरे टेबल को एक हेडिंग देनी है। तो ऊपर वाले सारे सेल, चारों सेल्स को, टेबल के ऊपर जो 4 सेल हैं पहली रो के अंदर, उन चारों सेल्स को सिलेक्ट करें, मर्ज सेल्स में जाएं और मर्ज एंड सेंटर की कमांड के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखें इससे क्या होगा, टेबल के ऊपर वाले 4 सेल मर्ज होके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। अब अगर आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें इसको फिल कलर में जाके, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर उस, चूंकि वो सेल मर्ज होके एक ही सेल बन गया है, ठीक है। और एक्चुअल अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि आपके ये चारों सेल मर्ज होके बज़ाहिर एक सेल बन गए हैं, लेकिन चारों सेल रिजर्व हो गए हैं मर्जिंग के अंदर, ठीक है। मतलब D1 नाम का इस शीट में और कोई सेल आपको नहीं मिलेगा, D1 इसी में मर्ज हो गया है, C1 भी इसी में मर्ज हो गया, D1 E1 सारे, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें आप कोई हेडिंग टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। फाइल को या टेबल को कोई भी नाम देना है, ठीक है, टेबल नेम या टेबल टाइटल, ठीक है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अगर 4 सेल ऊपर होते तो आप किसी एक सेल में ये हेडिंग डाल सकते थे और वो फिर प्रॉपर सेंट्रल लाइन नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाले चारों सेल्स को आपने मर्ज कर लिया। तो मर्जिंग की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपकी बुक में एग्जांपल भी है कि मर्ज एंड सेंटर से क्या हुआ कि सिलेक्टेड जितने भी सेल थे वो मर्ज हो गए और जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो गई। तो मतलब मर्जिंग भी हो गई और सेंटर अलाइनमेंट भी अप्लाई होगी, ठीक है। देखें एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेल के अंदर आपकी जो कोई एक वैल्यू होती है, ये देखें सेल A1 का साइज मैंने ज़रा बढ़ा दिया है। अब इसमें एक वैल्यू लिखी मैंने 1 वैल्यू, ठीक है जी, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जो 1 वैल्यू सेल A1 में लिखी है ना, ये विद इन सेल अलाइनमेंट्स जो होती हैं ना वो 9 होती हैं। एक ही सेल में एक ही वैल्यू को आप 9 डिफरेंट लोकेशंस पे सेल के अंदर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें बाय डिफॉल्ट चूंकि नंबर था तो हमने पढ़ा था कि नंबर राइट अलाइन होता है और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, लेकिन राइट अलाइन होने में भी 3 है कि राइट में टॉप है, मिडल है या बॉटम है। राइट में तो ये राइट बॉटम अलाइनमेंट होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है। ऊपर देखें जरा अलाइनमेंट के 6 बटन अवेलेबल हैं। आपने सेल A1 को सिलेक्ट किया और ऊपर से मिडल करें, नीचे से सेंटर करें, तो देखिए 1 वैल्यू कहाँ आ गई है, सेल के मिडल सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से आप पहली ऑप्शन को लें, ऊपर से टॉप अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, और अब टॉप पे रख के नीचे वाले तीनों बटन्स को प्रैक्टिस करें। टॉप में लेफ्ट और टॉप में ही सेंटर और टॉप में ही राइट। तो 1 वैल्यू जो है टॉप में ही है, टॉप में लेफ्ट साइड पे हुई, फिर सेंटर में आई, फिर राइट पे हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह से ऊपर से टॉप से उसको ले आए मिडल में। अब मिडल में भी वही 3 पोजीशंस, मिडल में लेफ्ट, मिडल में सेंटर, मिडल में राइट, फिर ऊपर से बॉटम में ले आए। बॉटम पे भी तीनों ऑप्शंस को प्रैक्टिस करना है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक। तो ये मतलब विद इन सेल आप वैल्यूज को 9 डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर सकते हैं। और इसका रियल डाटा पे इफेक्ट ये होता है कि जैसे ये आपका टेबल है, ठीक है, टेबल पूरे को आपने सिलेक्ट किया और उधर से जाके मिडल सेंटर की अलाइनमेंट अप्लाई की तो सारे सेल्स पे अप्लाई होगी, सिलेक्टेड जितने सेल थे अलाइनमेंट सब पे अप्लाई होगी। तो आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, उसमें कोई एक कॉलम, एक रो या सिलेक्टेड कुछ सेल हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप मिडल सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली टेक्स्ट होता है उसको हम सारे को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को राइट अलाइन करना है, मिडल में अलाइन करना है, सेंटर में मतलब, ठीक है, आप अलाइन कर सकते हैं। तो व्यू में आए जी, तो यहाँ पे
हमारे पास ऑप्शंस हैं, मर्जिंग की मैं ऑप्शंस बता रहा था आपको कि मर्ज एंड सेंटर में ये सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है जी। तो मर्ज अक्रॉस में क्या होता है जी, मर्जिंग रो वाइज होती है। मतलब मैंने कुछ सेल सिलेक्ट किए ये, अब इसमें मैं अगर मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन अप्लाई करूंगा ना ये सिलेक्टेड एरिया पे, जो नया एरिया सिलेक्ट किया ब्लैंक सेल्स, तो मर्जिंग होगी रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं होगी। मतलब पहली इस सिलेक्टेड एरिया में जो पहली रो है उसके दोनों सेल एक सेल बन जाएंगे, फिर दूसरी रो में भी दो सेल्स का एक सेल बन जाएगा। मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, इन सारे सेल्स का एक ही सिंगल सेल बनेगा, लेकिन मर्ज क्रॉस में रो वाइज मर्जिंग होगी। पहली रो के सारे सेल मर्ज हो जाएंगे, फिर दूसरी रो के, फिर तीसरी रो के, और फिर चौथी रो के, ठीक है। तो सम टाइम मर्जिंग हमें डाटा में इस तरह से रिक्वायर्ड होती है रो वाइज, तो हम फिर रो वाइज मर्जिंग कर लेते हैं, ठीक है। और एक है सिंपल सेल्स को मर्ज करना है, सेंट्रल अलाइनमेंट अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में सिर्फ अलाइनमेंट का फर्क है, बाकी मर्जिंग सेम तरह की होती है। मर्ज अक्रॉस में मर्जिंग रो वाइज होती है। और अगर मर्जिंग को ख़त्म करना हो, चार सेल्स को आपने मर्ज किया, अब अनमर्ज करके वापस अलग-अलग करना चाहते हैं हर सेल को, तो अनमर्ज की ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। व्यू की टैब में आते हैं जी, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले कस्टम व्यूज़ की। कस्टम व्यू को देखते हैं जी। सबसे पहले कस्टम व्यू का मतलब ये है, मैंने शीट नंबर 5 बना ली है और इसके ऊपर कुछ सैम्पल डाटा लिखते हैं जी, और सैम्पल डाटा पे फिर प्रैक्टिस करते हैं कि जी कस्टम व्यू क्या चीज़ है। 5,5000 कंट्रोल एंटर, डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल ऑल्ट वी करके हमने इसको एज अ वैल्यू पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है जी। वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब देखें जी, कस्टम व्यू का एक फीचर है व्यू की टैब में, व्यू की टैब में कस्टम व्यू, ठीक है। अब देखें ये है इंटरफेस की अरेंजमेंट कि व्यू से रेलेवेंट जो भी फीचर्स हैं वो व्यू की टैब में मिलेंगे। इंसर्ट से रिलेटेड हैं तो इंसर्ट में, पेज लेआउट से रिलेटेड हैं तो पेज लेआउट की टैब में होने चाहिए और उसके रिबन में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इंटरफेस में हर लेवल के ऊपर प्रॉपर ऑप्शंस को कैटेगराइज करके सेट किया गया है ताकि एक प्रोफेशनल को मेमोराइज करने में, याद रखने में आसानी हो, ठीक है जी। तो व्यू की टैब में आएंगे कस्टम व्यू, मतलब फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपके माइंड में आए कि जी व्यूज, कस्टम व्यू अप्लाई करना है, पैनल्स को फ्रीज करना है, स्प्लिट करना है, आपको पता हो कि व्यू की ऑप्शन में जाके करना है, ठीक है, व्यू की टैब में। तो यहां देखें जी, कस्टम व्यू का मतलब क्या है। एक होता है सिंपल व्यूज, एक है कस्टम व्यूज। कस्टम व्यू का मतलब है कि आप शीट में से किसी भी एरिया के व्यू को किसी खास फॉर्म में, किसी खास स्टाइल में सेव करवा सकते हैं फ्यूचर के लिए। मिसाल के तौर पर ये हमारा डाटा है और इसको मैंने करना है कंट्रोल पी करके प्रिंट, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस डाटा के अंदर डी कॉलम का डाटा प्रिंटिंग में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज मैं काम बाकी नॉर्मल रूटीन में कर रहा हूं तो डी कॉलम और उसकी वैल्यूज नजर आए, लेकिन जब भी मैंने इस एरिया को, इस टेबल को, इस डाटा को प्रिंट करना हो तो डी कॉलम प्रिंट में ना आए। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल व्यू के अलावा एक व्यू इस डाटा का डी कॉलम को हाइड करके सेव कर लूंगा कस्टम व्यू में, और फिर जब भी मुझे प्रिंट करना होगा ना, मैं कस्टम व्यू में जाके वो हिडन फॉर्म में जो इस एरिया का व्यू मैंने सेव करवाया हुआ है ना, उसको मैं एक्टिव करके प्रिंट ले सकता हूँ। तो मतलब क्या है, कस्टम व्यू के अंदर आप किसी एरिया के व्यू को फिल्टर की सेटिंग के साथ, रोज कॉलम्स को हाइड अनहाइड करके, ठीक है, फॉर्मेटिंग के साथ आप सेव करवा सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, डी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसमें ये डी कॉलम को हाईलाइट भी कर लिया। और इससे पहले क्या करना है जी, सबसे पहला काम कस्टम व्यूज में आपने एक चीज याद रखनी है, एक व्यू आप शीट का सिंपल व्यू जो डिफॉल्ट व्यू था, नॉर्मल व्यू, वो आपने सेव कर लेना है एहतियातन, ठीक है। तो व्यू में गए जी, पहले सबसे पहले कस्टम व्यू में गए और कस्टम व्यू का फीचर इनेबल हुआ, इसमें ऐड करना है हमने। इस टाइम पे जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी कंडीशन हमने लगानी थी लगा ली और फिर उसको कर दिया सेव व्यू को। अभी नॉर्मल में सेव करना था तो अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल में सेव कर लेते हैं। ऐड किया जी, व्यू को ऐड कर रहे हैं, नए व्यू को ऐड किया। अब व्यू का नाम रखना है, व्यू का नाम हमने रख दिया जी नॉर्मल व्यू, नॉर्मल, जिसमें कोई रो, कोई कॉलम हाइड नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमने शीट को वापस नॉर्मल व्यू में देखना होगा हम इस व्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू, और इसमें देखें
प्रिंट की सेटिंग साथ सेव करनी है और हिडन रोज कॉलम्स और फिल्टर की सेटिंग सेव करनी है या नहीं। तो मतलब व्यू के अंदर आप किसी डाटा को, शीट के एरिया को, व्यू को विद फिल्टर सेटिंग, कॉलम्स रोज को हाइड अनहाइड करके और प्रिंट की सेटिंग के साथ आप सेव कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये एक व्यू सेव हो गया नॉर्मल, अब हम दूसरा व्यू बनाने जा रहे हैं और फिर उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो डी कॉलम को सिलेक्ट किया जी, होम टैब में आए, इसको बैकग्राउंड कलर दिया और डी कॉलम को सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, ठीक है। अब देखें, अगर हाइड नहीं किया और कंट्रोल पी करते हैं तो कॉलम डी, येलो कॉलम प्रिंटिंग में आ रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यू सेव करवाना है जिसमें डी कॉलम हाइड हो और मैं कंट्रोल पी करूं तो प्रिंटिंग में ना आए, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया, डी कॉलम को हाइड कर दिया और इसी तरीके से मैंने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर भी लगा दिए इस व्यू में। और फिर व्यू में जाकर अब ये वाला व्यू जिसमें कॉलम डी हाइड है और बॉर्डर भी लगा दिए हैं, मैं अब कस्टम व्यू में जाके इस व्यू को सेव करवाऊंगा। और देखें यहाँ नॉर्मल के नाम से पहले एक व्यू सेव है, मैं एक एडिशनली और ऐड करने जा रहा हूं व्यू, और अब इस व्यू को मैं नाम दूंगा स्पेशल वन, स्पेशल वन के नाम से, या इसको आप डाटा से रेलेवेंट कोई सा भी नाम दे सकते हैं, एग्जैक्ट नेम जिस तरह का आपका डाटा है। या हम इसमें लिख देते हैं जी डी कॉलम हाइड, डी कॉलम हाइड, ताकि हमें याद रहे कि इसमें क्या है, इस व्यू में क्या सेव है, डी कॉलम हाइड हुआ हुआ। और फिर हमने प्रिंट और हिडन रोज कॉलम्स का चेक लगा के हमने इस व्यू को ऐड कर दिया, सेव हो गया जी। अब देखिए हमने काम करना है, हम कस्टम व्यू में जाएंगे और नॉर्मल व्यू पे डबल क्लिक कर देंगे, नॉर्मल व्यू आ गया जिसमें डी कॉलम है, ठीक है। और अब मैंने प्रिंट करना है, अब देखिए प्रिंट करूंगा तो इस व्यू में तो प्रिंट होगा ना डी कॉलम, क्योंकि शो हो रहा है। और अब मैं क्विकली गया कस्टम व्यू में और मैंने डी कॉलम हाइड वाले व्यू को डबल क्लिक करके अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई किया है उसने डी कॉलम को हाइड कर दिया, ठीक हो गया। और अब कंट्रोल पी करूंगा तो वो हिडन कॉलम डी वाला प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिल्टर की सेटिंग, एक टेबल है उसके ऊपर फिल्टर लगा दें, फिल्टर में सिर्फ लाहौर की ब्रांच का डाटा आ रहा है, अब वो फिल्टर की सेटिंग लाहौर वाली आप एज इट इज उसका व्यू सेव करवा के रख लें, तो जब भी आपने लाहौर वाला डाटा देखना होगा उसी फॉर्म में, उसी कंडीशन में, उसी प्रिंटिंग की सेटिंग के साथ, तो आपके पास कस्टम व्यू में एक व्यू सेव पड़ा होगा। और इसका ये भी फ़ायदा है कि आपकी शीट के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डाटा पड़ा है। एक तो ये देखें ना, ये रो नंबर 1 में पड़ा है, फिर अगला डाटा रो नंबर 100 के बाद पड़ा हुआ है, तीसरा डाटा कहीं 200 रो के बाद आ रहा है, तो आप क्विकली इसके ऊपर जंप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक डाटा से दूसरे डाटा पे, दूसरे विद इन शीट, ठीक है, विद इन वर्कबुक, ठीक हो गया जी। तो कस्टम व्यू की ऑप्शन क्या करती है, आपकी शीट के किसी स्पेसिफिक एरिया के व्यू को उस स्पेसिफिक कंडीशन में, स्टाइल में सेव करवा देती है, और फ्यूचर में फिर आप क्विकली उसको उस खास स्टाइल में व्यू में देख भी सकते हैं, प्रिंट करना चाहें, जंप करना चाहें, क्विकली नेविगेट करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सेम तरह के टॉपिक्स हैं जी, काम करते हुए देखें। अगर आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपने ऊपर हेडिंग दी जी सीरियल नंबर, फिर आपने कहा जी नेम क्या है बंदे का, फिर आपने यहाँ पे लिखा जी डिपार्टमेंट कौन सा है और सैलरी कितनी है, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी हेडिंग रो है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रो है और आप नीचे की तरफ डाटा लिखते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी लिखते जा रहे हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंट का नाम लिखते जा रहे हैं, नाम या सीरियल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लिखते जा रहे हैं और एंटर का बटन दबा रहे हैं, वैल्यूज़ लिखते जा रहे हैं। अब देखिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है, शीट नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रही है, क्योंकि हम नीचे की तरफ टाइप करते जा रहे हैं डाउनवर्ड, तो पहली रो गायब हो गई। अब जब बड़ा टेबल होता है ना शीट में, तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, हमें याद ही नहीं रहता ऊपर हेडिंग कौन सी है जिस कॉलम में हम टाइप कर रहे हैं या टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाली जो रो है ना वो हमें नज़र आती रहे, हम नीचे की तरफ डाटा बेशक टाइप करते रहें, सैलरी वाली हेडिंग हमें नज़र आती रहे। तो हम क्या करेंगे जी, फ्रीज पैन में जाएंगे और फ्रीज टॉप रो के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन फ्रीज टॉप रो का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमेशा रो नंबर 1 ही फ्रीज होगी। अगर आप कमांड यूज़ करते वक्त आपकी टॉप पे रो 10 है, इस तरह देखें मेरे व्यू के अंदर पहली जो रो टॉप पे नज़र आ रही है ना वो 10 नंबर रो है,
और मैं इस टाइम पे जाके अगर फ्रीज पैन में टॉप रो पे क्लिक करूंगा ना तो वो 10 को फ्रीज कर देगा, 1 को नहीं करेगा, 10 टॉप पे नजर आती रहेगी। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि फ्रीजिंग की कमांड देते वक्त वो रो आपके टॉप पे हो, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक्टिव सेल रखें A2 पे और फिर आप फ्रीजिंग में जाएं और फ्रीज पैन पे क्लिक कर दें। अब फ्रीज पैन की जो ऑप्शन होती है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये आपके एक्टिव सेल की पोजीशन को देखती है, एक्टिव सेल कहाँ पे है, और एक्टिव सेल के ऊपर जितनी रोज होती हैं फ्रीज हो जाती हैं और लेफ्ट पे जितने कॉलम होते हैं फ्रीज हो जाते हैं। तो इस टाइम एक्टिव सेल है A2 और मैं अगर फ्रीज पैन की ऑप्शन पे क्लिक करूं तो कितने रोज और कितने कॉलम्स फ्रीज होंगे बताएंगे? एक्टिव सेल के ऊपर एक रो है तो एक रो फ्रीज हो जाएगी, और एक्टिव के लेफ्ट पे कितने कॉलम है? कोई भी नहीं, तो कोई कॉलम फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्टिव सेल A2 पे रखना है और फिर जाके फ्रीज पैन की कमांड देनी है। ठीक है, अब कॉलम कोई भी फ्रीज नहीं हुआ क्योंकि A के लेफ्ट पे कोई कॉलम था ही नहीं, ऊपर एक रो थी तो एक रो फ्रीज हो गई है। ठीक है, तो मतलब ऐसे सिनेरियो के अंदर आप फ्रीज पैन भी कर सकते हैं और फ्रीज टॉप रो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टॉप पे रो आपकी वही है, रो नंबर 1 जिसको आप फ्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, रो नंबर 1 को हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने कहा जी व्यू की टैब में जाके फ्रीज पैन में फ्रीज टॉप रो, रो नंबर 1 फ्रीज हो गई है। अब हम वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है जी, देखें एंटर किया, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब नीचे की तरफ देखें, रो नंबर 25 26 तक हमने डाटा एंटर कर लिया है। शीट डाउनवर्ड स्क्रॉल होती जा रही है लेकिन रो नंबर 1 टॉप पे फ्रीज है। तो ये आप जब वर्टिकली काम कर रहे हो कॉलम वाइज तो आप ऊपर वाली रो को फ्रीज करते हैं, और अगर रो वाइज काम कर रहे हो तो, और हेडिंग्स आपके पहले कॉलम में आ रही हो, इसी के वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास रो नंबर 1 है और इसको हमने यहाँ पे रखा और इधर से जाके हमने पेस्टिंग में इसको कर लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की ऑप्शन क्या करती है जी, कॉलम वाइज डाटा कॉपी किया है तो रो वाइज पेस्ट, और कॉलम वाइज कॉपी किया तो रो वाइज, और रो वाइज कॉपी किया तो कॉलम वाइज पेस्ट। ट्रांसपोज की ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप देखें अगर आपका इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है, फ्रीजिंग हम ख़त्म कर देते हैं। इस तरह का अगर सिनेरियो है कि आपके ए कॉलम के अंदर पहले क्या था, टॉप वाली रो के अंदर हेडिंग्स थी, कॉलम वाइज काम करना था, अब रो वाइज काम करना है, कॉलम ए में हेडिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे सैलरी लिखते लिखते राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, आपने सैलरी लिखी, टैब का बटन, फिर सैलरी, फिर टैब, तो इस तरह आप लिखते जा रहे हैं। अब आप रो वाइज लिख रहे हैं और शीट राइट साइड पे स्क्रॉल हो रही है। आप चाहते हैं हेडिंग्स कॉलम ए में लिखी हुई हेडिंग्स नज़र आती रहें, तो अब कॉलम ए को फ्रीज करना होगा। ठीक है, तो फ्रीज पैन की ऑप्शन लेनी है, फ्रीज पैन की ऑप्शन लेनी है तो एक्टिव सेल कहाँ पे होना चाहिए, जिसमें सिर्फ कॉलम ए फ्रीज हो जाए, रो कोई भी फ्रीज ना हो। B1, अगर एक्टिव सेल होगा B1 और मैं फ्रीज पैन की पहली ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा तो पहली ऑप्शन एक्टिव सेल को देखती है। एक्टिव सेल के ऊपर वाली सारी रोज फ्रीज, लेफ्ट वाले सारे कॉलम फ्रीज जी। तो अब B1 में अगर एक्टिव सेल है और फ्रीज पैन की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर कोई रो नहीं है जो फ्रीज हो, लेफ्ट पे एक कॉलम है जो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या है जी, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर आपके पास इस टाइम पे करंट व्यू के अंदर एक कॉलम लेफ्ट पे नजर आ रहा है, मोस्ट लेफ्ट पे, तो फिर आपकी ये वाली ऑप्शन काम करेगी। लेकिन अगर आप राइट साइड पे मूव कर चुके हैं, इस टाइम पे लेफ्ट पे कॉलम C है और मैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करूंगा तो C फ्रीज हो जाएगा, A नहीं होगा। समझ आ रही है जी? तो ये कंसेप्ट जो है ये आपके क्लियर होने चाहिए कि ये तीन ऑप्शन किस तरह से काम करती हैं फ्रीजिंग की। एक तो ये है कि फ्रीज पैन का फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, किस सिनेरियो के अंदर, और दूसरा इन तीनों ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन एक्टिव सेल के हिसाब से फ्रीजिंग करती है और बाकी दो ऑप्शंस उस टाइम शीट में टॉप पे जो रो होती है और लेफ्ट पे जो कॉलम होता है उसको फ्रीज करती है। ठीक है जी, होपफुली आपको याद रहेगा। तो ये सारे टूल्स क्या करते हैं जी, एक प्रोफेशनल को हेल्प आउट करते हैं कि वो इजीली और क्विकली काम कर ले अपने रियल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, शीट के अंदर।
ठीक हो गया जी। स्प्लिटिंग पैनल की ऑप्शन क्या करती है जी? देखें, अगर आप काम कर रहे हैं कॉलम वाइज और आपने सेम टाइम पे कॉलम ए बी सी में भी काम करना है और कॉलम जी में भी आप चाहते हैं कि मुझे व्यू नजर आता रहे, कॉलम ए में भी और आखिरी कॉलम जी जो है उसका भी व्यू नजर आता रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को, व्यू को स्प्लिट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना है जी? एक्टिव सेल फॉर एग्जांपल रखते हैं हम जी H1 सेल में और स्प्लिटिंग पैन में जाके स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक्टिव सेल के हिसाब से, जैसे एक्टिव सेल के लेफ्ट पे कॉलम ऐड होता है और एक्टिव सेल के ऊपर रो ऐड होती है, इसी तरह स्प्लिटिंग का फंक्शन भी एक्टिव सेल के लेफ्ट पे स्प्लिटिंग वाली लाइन लगा देता है। अब स्प्लिटिंग वाली लाइन लग गई है ना, तो ये लेफ्ट पैनल अलग हो गया आपका, वर्टिकली ये पैनल स्प्लिट हुए हैं वर्टिकली, और एक आपका राइट साइड पे पैनल आ गया। अब लेफ्ट वाले पैनल में मिसाल के तौर पर आप जी कॉलम शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये जी कॉलम आ गया, इसमें आपका कोई डाटा लिखा हुआ था। और इधर आप देखें राइट वाले पैनल में आप चाहते हैं जी मैं ए कॉलम में जाके काम कर लूँ, तो ये देखें ए कॉलम नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो मतलब पैनल स्प्लिट हो गए, व्यू दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब लेफ्ट वाली विंडो में आपकी मर्जी कौन से कॉलम का डाटा शो करवाना है, और राइट वाले पैनल के अंदर भी आपकी मर्जी है शीट के कौन से कॉलम का डाटा आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो काम करते वक्त इस तरह से अगर पैनल्स को वर्टिकली स्प्लिट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और फिर फर्दर स्प्लिटिंग वाली लाइन को ड्रैग करके आप लेफ्ट या राइट पैनल को, उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। समटाइम होता है ना डाटा ज़्यादा होता है, आपको लेफ्ट वाला पैनल थोड़े बड़े साइज में चाहिए जिसमें 4-5 कॉलम नज़र आ जाए, और राइट वाले में आप चाहते हैं सिर्फ एक भी कॉलम नज़र आ जाए तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये तो था वर्टिकली पैनल्स को स्प्लिट करना। और अब स्प्लिटिंग को अगर ख़त्म करना हो ना तो वापस क्या करेंगे, व्यू की टैब में उसी स्प्लिट का बटन इनेबल्ड हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, आप स्प्लिट पे जाके दोबारा क्लिक करें, स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट करें, एक कॉलम पे जंप करके आ जाए। ठीक है, कंट्रोल डाउन एरो से क्या है जी, आखिरी रो पे, कंट्रोल एरो से टॉप पे, कंट्रोल लेफ्ट एरो से पहले कॉलम पे, राइट एरो से आखिरी कॉलम पे। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा, बहुत रोज और कॉलम्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैनुअली आप मूव नहीं कर सकते कंट्रोल के साथ। ठीक हो गया जी। अब मिसाल के तौर पर जी एक नई शीट में आते हैं, हमने काम करना है, हम चाहते हैं जी ऊपर रो नंबर 1 में काम कर लूँ और नीचे ऐसा पैनल मिल जाए जिसमें रो नंबर 100 नज़र आ रही हो, हॉरिजॉन्टली पैनल स्प्लिट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं चाहता हूँ वर्टिकली पैनल स्प्लिट ना हो, हॉरिजॉन्टली हो, मतलब एक ही सिर्फ स्प्लिटिंग पैनल की हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, वर्टिकल लाइन ना आए। एक्टिव सेल कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, कॉलम ए के अंदर, और रो फिर आपने देखना है कहाँ पर। तो जहाँ एक्टिव सेल है, अब मैं पैनल्स को स्प्लिट करूँगा तो इसके लेफ्ट पे कोई कॉलम है नहीं है, तो वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। इसके ऊपर रोज हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, पैनल हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट पैनल पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है जी। अब ऊपर देखें, रो नंबर 100 में आप काम करना चाहते हैं, या रो नंबर 100 का डाटा आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गई जी आपकी रो नंबर 100। ये रो नंबर 100 में कुछ डाटा लिखा हुआ था, आप चाहते हैं ये डाटा नज़र आता रहे मुझे एनी टाइम, और नीचे मैं सुकून से काम भी कर लूँ। ये पैनल वाली लाइन को ऊपर उठा के ले गए, अब नीचे वाले देखें पैनल अलहदा है, इसमें हम रो नंबर 1 में जाके काम कर सकते हैं। तो मतलब उसी शीट के अंदर सेम टाइम पे किसी दूसरी लोकेशन पे काम करते हुए किसी तीसरी लोकेशन, सेम शीट की लोकेशन का डाटा आप ऊपर शो करवा सकते हैं जी। शीट वही है, डाटा भी वही है, रो नंबर 1 और 100 एक ही है ना इस शीट में, सिर्फ ये है कि सेम टाइम पे हमें रो नंबर 100 का डाटा नज़र आ रहा है रो नंबर 1 में काम करते हुए। ये सिंपल सिंगल व्यू में पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना। इसी तरीके से जी आप अगर एक्टिव सेल मेरा ये है दरमियान में और मैं स्प्लिट पैनल की ऑप्शन पे क्लिक करूं तो
एक वर्टिकल स्प्लिट लाइन आ जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी। तो अब आपके पास 4 पैनल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखिए ये पहला पैनल है, इसमें हम हैं A1 सेल पे, और ये जो सेकंड वाला पैनल है इसमें हम लास्ट पे आ जाते हैं, और ये नीचे वाले पैनल में देखिएगा कंट्रोल डाउन करके हम आखिर में आ गए। तो अब देखिए एक ही टाइम पे एक ही शीट के चारों कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो काम करते वक्त इस तरह से आप टूल्स को, फीचर्स को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो स्प्लिटिंग पैनल्स को फ्रीज करना, कस्टम व्यूज, और होम टैब में हमने मर्जिंग वगैरह की जो ऑप्शंस डिस्कस की हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हमने रो हाइट, कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, हाइड अनहाइड, ये सारी ऑप्शंस, ठीक है। अब हाइड अनहाइड में मैंने शीट को हाइड या अनहाइड करना आपको पहले ही समझा दिया था। शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और शीट को हाइड कर दें, ठीक है। या इधर से भी आके आप हाइड अनहाइड में भी शीट को हाइड और शीट को अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था शीट को मूव या कॉपी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरीके से व्यू की अगर टैब में आए ना, आप पूरी वर्क बुक को व्यू की टैब के इस हाइड के बटन से क्या कर सकते हैं, पूरी वर्क बुक को हाइड कर सकते हैं। जैसे देखें ना, बुक 2 है मेरे पास ओपन, कौन सी है, टाइटल बार में देखें बुक 2। अगर मैं कंट्रोल एन करूं, एक नई बुक बनाऊं, बुक 3 भी बन गई है, फिर कंट्रोल एन करूं, बुक 4 बन जाएगी। तो सेम टाइम पे मेरे पास 3 वर्क बुक्स ओपन है, ठीक है। पॉइंटर अगर मैं ले आऊं उसके ऊपर आइकॉन पे, तो नीचे देखिएगा बुक 2, बुक 3, बुक 4, 3 वर्क बुक्स ओपन है मेरे पास। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं जी, कंट्रोल एन करके और बुक्स बना लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास बुक 2 से लेकर बुक 7 तक 6 वर्क बुक्स सेम टाइम पे ओपन है मेरे पास। अब देखिए, अगर फॉर अ टाइम बीइंग मैं ये चाहता हूं कि किसी वर्क बुक को मैं क्लोज भी ना करूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं उसको हाइड कर दूं, बीच में से वो निकल जाए, तो मैं क्या करूंगा, उस वर्क बुक को एक्टिव करूंगा, बुक 4 को, और व्यू की टैब में जाऊंगा और हाइड पे क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ, 6 वर्क बुक्स में 2 से 7 तक, उसमें से 4 नंबर वर्क बुक पूरी की पूरी फाइल वो फॉर अ टाइम बीइंग हाइड हो गई है। देखिए जी 2 3 नजर आ रही है, 5 6 7 भी नजर आ रही है, 4 बीच में से गायब होगी। तो जैसे शीट को किसी एक फाइल के अंदर किसी एक वर्कशीट को आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं, इसी तरह बहुत सारी वर्कबुक्स, बहुत सारी फाइल्स आपने खोल के रखी हुई हैं और आप उसको क्लोज भी नहीं करना चाहते, उसमें बाद में काम करना है, तो आप उसको हाइड अनहाइड करवा सकते हैं व्यू की टैब में जाके। अब हाइड का बटन हमने पहले क्लिक किया था एक्टिव करके उस वर्कबुक को, अब अनहाइड पे क्लिक करेंगे किसी भी वर्कबुक में रहते हुए, तो उसमें वो शो करवाएगा कि बुक नंबर 4 आपकी हाइड पड़ी हुई है। अब उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करके अनहाइड कर लेंगे, बुक नंबर 4 वापस अनहाइड होगी, ठीक हो गया जी। तो रोज को, कॉलम्स को हाइड करना, अनहाइड करना, वर्कशीट को, वर्कबुक को हाइड अनहाइड करना क्या होता है, क्यों होता है, पैनल्स को स्प्लिट करना, पैनल्स को फ्रीज करना, कस्टम व्यूज़ में व्यूज़ को सेव करना स्पेसिफिक सेटिंग के साथ, फिर उसको बाद में यूज़ करना क्या होता है, ठीक है। रो कॉलम की हाइट विड्थ को हम पॉइंट्स में कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर क्या करता है, और कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ अगर पहले से ही चेंज करनी हो या एक ही दफ़ा में सारी शीट के सारे कॉलम्स की डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स थे जी जो आज हमने बुक के थ्रू कवर किए। अब इसमें आप देखेंगे कि वही ग्रिड लाइन की ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन की ऑप्शन हमने पहले पढ़ ली थी, ठीक है जी। टेक्स्ट को रोटेट करना, लेफ्ट साइड से इंडेंट की ऑप्शन अप्लाई करना, ये हमने पहले ही कर लिया था। कॉलम की विड्थ को चेंज कैसे करना है, क्यों करना है, ये हमने कर लिया है, ठीक है जी। रो की हाइट को, ठीक है, एडजस्ट करना, ये भी हमने कर लिया जी। शीट का बैकग्राउंड कलर, ऐसे पिक्चर कैसे लगाते हैं, फिर डिलीट कैसे करते हैं और ये प्रिंटिंग में नहीं आती, ये भी हमने पढ़ लिया। सेल्स को मर्ज करना हो, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज सेल को मर्ज करने के, ठीक है जी। तो ये देखिए मर्जिंग की एग्जांपल वो दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, इन 4 सेल्स का एक सेल मर्ज होके बन गए। यहाँ पे मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन, मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन ने देखें क्या किया है, ये 4 सेल थे और उसने ये 2 सेल बना दिए मर्ज अक्रॉस में,
पहली वाली रो में 2 सेल, सेल 1 और 3, और दूसरे में 2 और 4 को एक सेल बना दिए। अब मर्जिंग के रिजल्ट में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि पूरी सिलेक्शन के सिर्फ लेफ्ट अपर सेल की वैल्यू रिटेन होती है मर्जिंग में। अगर आप मर्ज करेंगे 4 सेल्स को तो देखें ये पहली एग्जांपल में क्या हुआ है, ये 4 सेल थे और इनमें लिखा हुआ भी है सेल 1 2 3 4। जब मर्ज हुआ तो कौन सी वैल्यू बच गई? सिर्फ सेल 1 की, बाकी 3 सेल्स की वैल्यूज डिलीट हो गई। तो मर्जिंग के रिजल्ट में ये भी देखना है कि मर्जिंग सोच समझ के करनी है, रियल डाटा के ऊपर, कंपनी के डाटा के ऊपर, ऑफिशियल डाटा के ऊपर। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं जो 4 सेल मर्ज कर रहा हूँ उनमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो मुझे बाद में रिक्वायर्ड हो सकती है। ऐसा ना मर्ज कर लें, तो मर्ज करने के बाद अब देखें अगर वही फाइल खुली हुई है, आपने मर्जिंग कर दी और वर्कबुक खुली है, आपने क्लोज नहीं की, तो सेव किया या नहीं की, आपने कंट्रोल जी किया, वो अंडू हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल को सेव करके फाइल को क्लोज कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद या अगले दिन आके आप दोबारा ओपन करेंगे तो अब अंडू नहीं हो सकता। जो मर्जिंग के रिजल्ट में 3 वैल्यूज डिलीट हो गई हैं वो वापस नहीं मिलेंगी, इस टाइम पे मिल जाएंगी, कंट्रोल जी करेंगे अंडू हो जाएगा, वैल्यूज वापस आ जाएंगी, मर्जिंग खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। कॉलम्स को रोज को हाइड अनहाइड कैसे करना है हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या है, ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। पैनल्स को फ्रीज, पहली रो को पहले कॉलम को फ्रीज करना है, 2-3 रोज को 2-3 कॉलम्स को फ्रीज करना है, फ्रीजिंग पैन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्प्लिटिंग पैन्स, वर्टिकली स्प्लिट करना है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है, हम कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे क्या है जी, कस्टम व्यूज़, वर्कबुक को हाइड अनहाइड करना। ठीक है, और कस्टम व्यूज़ में हम यू कैन सेव स्पेसिफिक डिस्प्ले सेटिंग्स सच एज हिडन रोज, कॉलम, फिल्टर, ये कस्टम व्यू में हम सेव करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है जी। और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इज़ ऑड इज़ इवन वाली असाइनमेंट दी है उसको व्हाट्सएप करना है आपने, और इसको प्रैक्टिस करना है, सीखना है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6 स्टार्ट करेंगे। 5 तक आप तैयारी करके रखें, टेस्ट इसी वीक में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।